कांग्रेस की बुद्धि पे मुझे तरस आता है। इनको तो वैसे ही कंबल ओढ़ के चुप बैठना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 45 साल आपका शासन रहा, उसमें भी एक परिवार का अधिकांश समय शासन रहा, आपको समझ नहीं आती आपने भारत को कहां लाके छोड़ा था? अफगानिस्तान की करेंसी भारत की करेंसी से ऊपर चली गई है, तो आपके जितने तर्क, जितने कुतर्क, जितनी विदेश यात्राएं हैं, उसका क्या अंजाम भारतीय इकोनॉमी पे दिख रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं ना आपकी सच मानूं ना प्रशांत पटेल की मानूं, ठीक? मैं तो ननकू और रज्जाक का फैसला मानूंगा, 60 दिन के भीतर आ रहा है। आप लोगों को नसीहत देते हैं, शुरू कर देते हैं, ये गलत है साहब जी। आप विपक्ष का एक अपना स्पेस है, अपना एक स्कोप है। अगर आप सारी नसीहत हमें ही देंगे और ये भारतीय जनता पार्टी वालों को जो भी आंकड़ा दे रहा है, फर्जी आंकड़ा जो बैठ के दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है। अमिताभ गहलोत जी का वीडियो है और अभी जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो है बजट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। इस पर जो है जो भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके यूपी में जो समाजवादी पार्टी है, वो जो है बजट को जो है बिल्कुल जो है बेकार बता रही कि ये बजट जो है बिल्कुल बेकार है। वही कांग्रेस पार्टी भी बजट का जो है विरोध कर रही है ना। और दोस्तों, कोरोना टाइम में जो 80 करोड़ जो लोगों को जो राशन बांटा गया था, उसका भी जो है लोग मजाक बना रहे हैं। और डिबेट में जो है तनवीर जो अहमद जो है, ये प्रवक्ता जो कांग्रेस पार्टी के, ये है अमिताभ गहलोत जी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि जब तर्कों पे बात नहीं होती है तो ये लोग जो है उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। तो चलिए डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको सीधे वीडियो के लास्ट में। आशीष चतुर्वेदी जी, अनुपम जी ने कहा कि जो 11 साल में आप कितने साल में आप लाए, उससे 4 गुना 3 साल में ये ले आए निवेश। चतुर्वेदी जी, आंकड़े पे आंकड़ा बताओ भैया। मैं वही आंकड़े सुन रहा था और मैं बड़ी उम्मीद लगा रहा था कि आंकड़े ना बता के ये बताएंगे कि कितने हजार करोड़ आए, कहाँ लगे। कोई नया बिजली उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश में लगा हो, कोई बड़ी नई इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगी हो, तो वो पैसा गया कहाँ भैया, ये भी तो बता देते। इतने जानकार हैं तो बताना चाहिए था। केवल वही अभी मैं आपको जो ये बजट का वो गिना रहे थे, आज मैं आपको बड़ी खुशखबरी से बता दूं, शायद हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी जानकारी में शायद ना हो, या जान के वो बोलना ना चाह रहे हो, जो भी बात है। पड़ोस में एक अफगानिस्तान नाम का देश है बस, जिसमें तालिबान की हुकूमत चलती है। अपने फोन पे आप उसकी करेंसी और भारत की करेंसी को मिला लीजिएगा, 2-3 दिन आपको ऐसे मिलेंगे कि अफगानिस्तान की करेंसी भारत की करेंसी से ऊपर चली गई है। तो आपके जितने तर्क, जितने कुतर्क, जितनी विदेश यात्राएं हैं, उसका क्या अंजाम भारतीय इकोनॉमी पे दिख रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। केवल चुनाव पैमाना नहीं होता कि क्या हो रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, वो रुपया बता रहा है कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है और क्या हो रहा है। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश भी एक बड़ा देश है हमारे बगल में ही, एक कई बार हमारी से ज्यादा पर वो जो जीडीपी है वो भी आके निकल गया था। भुखमरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे बेहतर स्थिति में है। 20 करोड़ आदमी बिना एक वक्त का खाना खा के सो रहा है जनाब, वो भी इसी अर्थव्यवस्था का नतीजा है। कानून व्यवस्था दी गई थी। वाराणसी में 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पीएचयू में एक लड़की का बलात्कार किया, 2 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। यह प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल है। आशीष भाई, मैं फिर वही कहता हूं, तमजीद अहमद के पास उससे पहले अभी अनुपम अभी नहीं, एक बात और कह दूं, मैं फिर कहता हूं, मैं ना आपकी सच मानूं ना प्रशांत पटेल की मानूं, पब्लिक की सच। मैं तो ननकू और रज्जाक का फैसला मानूंगा, 60 दिन के भीतर आ रहा है। आप कह रहे हो 20 करोड़ भूखे, हो सकता है तमजीद अहमद कहे 60 करोड़ भूखे, तो जिसके कारण भूखे उसको हटाएंगे, आपको लाएंगे, आपका चाल चलन बेहतर होगा, तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। और अगर रिजल्ट फेल हुए तो माफी मांगना आके कहना हमने झूठ बोला था, तब तो माफी मांगनी पड़ेगी ना, तब तो माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने दुष्प्रचार किया। सर तमजीद अहमद, मसला वही, बजट से आम व्यक्ति को लाभ है या नुकसान है, उसको कुछ आगे बढ़ी जिंदगी की गाड़ी की नहीं बढ़ी, ये आम व्यक्ति ज्यादा बेहतर जानेगा कि भाजपा सपा और कांग्रेस बेहतर जानेंगी। ननकू को राहत है तो ननकू को पहले पता लगेगा कि कांग्रेस को, भाजपा को या सपा को, बसपा को। ये भी विरोध करेंगे। देखिए, ननकू और रज्जाक की हालत क्या है अमिताभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी खुद बताती है कि 80 करोड़ ननकू और रज्जाक हिंदुस्तान में है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद कहती है कि अगर ननकू और रज्जाक को अगर हम भोजन न दे तो भोजन पाने की स्थिति में। हम तो जो कह रहे हैं हमारा छोड़ दीजिए, हमारा तो काम ही है कहना, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, जिस आंकड़ों को लेकिन इनको शर्म करना चाहिए। ऐसे ननकू और रज्जाक इन्होंने 80 करोड़ तक बना दिया हिंदुस्तान के अंदर, जिनको अगर ये 5 किलो का राशन न दे तो ननकू और रज्जाक जीवन जी नहीं सकते। ये स्थिति है। क्या पर कैपिटा इनकम की आप बात कर रहे हो? आंकड़ों की बाजूगरी से अमिताभ जी, और आंकड़ों की बाजीगरी बताने से ननकू और रज्जाक का पेट नहीं भर जाएगा। ननकू और रज्जाक का पेट तब भरता है जब 5 किलो का राशन सरकार देती है, 1 महीने के बाद जो है 5 किलो का राशन देता है, तब जाके ननकू और रज्जाक का पेट भरता है। पर कैपिटा इनकम उनको बेचारों को पता भी नहीं होगा कि पर इनकम कैपिटा क्या है। मैं तो मानता हूं कि ये परिस्थिति कब बनी थी, अर्ध सत्य बोलने वालों से मुझे कोफ्त होती है, वो बेईमानी करते। ये परिस्थिति कब बनी थी? जब दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई, चक्का जाम हो गया था, रिक्शा नहीं चल रहा था, ठेली नहीं लग रही थी, देश स्टैंड स्टिल हो गया था। कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मरना तय था, तब ये फैसला हुआ था। बिल्कुल सही। आप इसको शर्मिंदगी बता रहे हो, मजाक बना। ये भारत का साहस था, भारत का फर्ज था। और कांग्रेस की बुद्धि पे मुझे तरस आता है, इनको तो वैसे ही कंबल ओढ़ के चुप बैठना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 45 साल आपका शासन रहा, उसमें भी एक परिवार का अधिकांश समय शासन रहा, आपको समझ नहीं आती आपने भारत को कहां लाके छोड़ा था? कांग्रेस ये चाहती थी क्या? तो खुल के राहुल गांधी से बोलवाइए, खड़गे जी से बोलवाइए कि हम ये चाहते थे कि कोरोना में चाहे मर जाते 80 करोड़, उनको राशन नहीं मिलना चाहिए था। ये बोलो ना, हम लोग खाएंगे काजू बादाम, गरीब आदमी को रोटी नहीं मिले, ये बोलो ना भाई, ये गलत बात है।
80 करोड़ लोगों को राशन देना भारत का फर्ज था। बिल्कुल। हर्ट आप क्यों हो जाते हैं? अभी तो आप बता रहे थे कि पर कैपिटा इनकम ठीक, अनुपम जी। देखिए, इसका एक कारण है, आपने बहुत रेलेवेंट सवाल उठाया था, लेकिन इसका एक मोटा समझिए। आपको याद है अटल बिहारी हारे थे 2004, तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कहा कि भाई जनता का आदेश सिर माथे कह के उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। आप उसके बाद से 2014 से देखिए, जब भी विपक्ष हारता है तो पहली बात वो ये कहती है जनता को बेवकूफ बना दिया गया, मूर्ख बना दिया, इसीलिए हम ही को मूर्ख बता देते हैं। हम समझिए, हम मूर्ख बन गए इसलिए हमने भाजपा को वोट दे दिया। इस तरह की बातें, या ईवीएम गड़बड़ हो गई, वो मानने को तैयार ही नहीं है। रही बात विकास की, विकास जो है मेरा अपना मानना है अमिताभ जी की पिछले 77-80 साल में जो भी सरकार रही उसने अपनी तरह से विकास किया। ये नहीं कह सकता कि किसी ने विकास नहीं किया, कुछ ने कम किया है, कुछ ने ज्यादा किया है, कुछ ने खास इलाकों का किया है, किसी ने अमेठी का किया है, किसी ने सफाई का किया है, और कोई मथुरा, काशी, वृंदावन और अयोध्या कर रहा है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। सपा की प्रायोरिटी सफाई थी, कांग्रेस की प्रायोरिटी अमेठी थी, उन्होंने एम्स अमेठी पहुंचा दिया, और इनकी प्रायोरिटी है मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या। तो भाई लोग अपनी अपनी पसंद देख लें। एक जो भी हमारे सपा के नेता कह रहे थे, देखिए एक बात है, सीधे कुतर कह देना, ये सब कह देना मेरी समझ में नहीं आता। अफगानिस्तान की, आपको बिल्कुल इकोनॉमी पे ध्यान दें। अफगानिस्तान की जो आपकी रेवेन्यू है, वो जो उनकी जो मुद्रा है, वो बहुत स्ट्रांग इसलिए है भैया क्योंकि अफगानिस्तान कुछ इंपोर्ट नहीं करता, उसको अपने लोगों को कुछ देने, उनका इंपोर्ट जीरो है। वो बाहर से उनके ना किसी से संबंध है, ना व्यापारिक संबंध है। आप भी इंपोर्ट बंद कर दीजिए, आपका भी हो जाएगा। सारा बैलेंस ऑफ ट्रेड से आपका पैसे की रेवेन्यू तय होती है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो अफगानिस्तान के आज की तारीख में किसी से व्यापार ही नहीं है। तो जब इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा रुपया तुमको उसका पैसा चला दो। और इसके बाद ये कह रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है, FDI आ रहा है। अभी आपने अमिताभ जी का नजर नहीं आता, आपको माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आता, आपको मौरी का नजर नहीं। कोविड के दौरान सैमसंग पहली कंपनी थी जो चीन से भागी थी, और चीन से भागी तो नोएडा में गिरी, चीन से भागी तो नोएडा में गिरी। आपको नजर नहीं आता, आपको जेवर एयरपोर्ट नजर नहीं आता, आपको एक्सप्रेसवेज नजर नहीं। अब उसका देखिए कुल मिला के अमिताभ जी, एक आखिरी आपके सवाल का जवाब दे दूं। जो आपने कहा कि मैं देखूंगा कि अभी जनता का फैसला आ जाएगा, तो जनता का फैसला आपने देखा एग्जिट पोल आता है, पता चलता है फैसला फलाने हार रहे हैं, ठिकाने हार रहे हैं, तो वो भी कहते हैं एग्जिट पोल भी गलत है। और अगले दिन जब असली फैसला आ जाता है तो कहते हैं ईवीएम गलत है। तो हमारी माने ना माने, अपनी गठबंधन की साथी ममता दीदी की मान लें, जो कह रही है 40 सीट के मुताबिक है। अहमद साहब, ये बुनियादी मसला हल होना चाहिए ना। विकास ऐसी चीज नहीं ना कि जेब में रख के केवल नेता को पता है वही दिखाएगा। ये तो जनता को पता होता है हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो जनता फील गुड करती है, तो आपके साथ खड़ी हो जाती है, नहीं होता तो हटा देती है सरकार से। अहमद साहब, इसमें तो कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए ना इस व्याख्या में। देखिए अमिताभ जी, हम लोग की तरफ एक कहावत कही जाती है कि सावन के अंधे को अंधे के हरा ही दिखता है। अपने ऊपर मत लीजिएगा ना, तो विषय तक आप अपने ऊपर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से नसीहत आप दे रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप दोनों लोग खड़े हैं, तो मतलब वो कहावत मुझे याद आ गई। अपने ऊपर आपको कहावत अच्छी है। एक मिनट तमजीद अहमद, एक मिनट। तो आपके पास, जनता के पास तो अच्छा चश्मा है ना साहब। बता रहा हूं, आपकी सीटें मैं गिनूंगा 60 दिन बाद, अब नहीं आई तो आपको स्टूडियो में बुलवाऊंगा और कहूंगा माफी मांगिए। अमिताभ जी, अब आप ये मानिए, तेलंगाना में हारने तो भारतीय जनता पार्टी कितने प्रवक्ताओं से आपने माफी मंगवाई? क्या मैं उत्तर प्रदेश की बहस कर रहा हूं भैया। ये बताइए अमिताभ जी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। क्या हम लोग हार जाएंगे तो मतलब आप हम लोग को बाइकाट कर देंगे? नहीं, बाइकाट नहीं। आपको ये कहना पड़ेगा कि हमको देश की नब्ज की समझ नहीं। आप हमें बुलाते क्यों? हम तो हारे ही नहीं। ना गलत बात। मैं आपको ये कहना होगा कि हमको देश की नब्ज की समझ नहीं। देखिए अमिताभ जी, आप लोग हम लोग को बुला रहे हैं तो हम लोग क्या मान रहे हैं? मैं तो जनता की आवाज इसलिए बुला रहे हैं। ठीक है तमजीद भाई, आगे बात। मैं सिर्फ आशीष चतुर्वेदी, रुके भाई, आगे बात। आशीष चतुर्वेदी, मैं फिर वही बात दोहरा हूं, दोनों का फैसला, रुक जाइए, दोनों का फैसला सही नहीं हो सकता। और जिसका फैसला जनता के फैसले से मैच करे, इसका मतलब उसको जनता की नब्ज की समझ बेहतर है। अब आप बोलने नहीं देंगे, ये मानना नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। अरे रुक जाओ भाई, आशीष चतुर्वेदी, जिसका फैसला जनता के फैसले से मैच करे, जिसका विजन, उसको जनता की नब्ज की दूसरे के मुकाबले ज्यादा समझ है, ये बात तो स्थापित होती है कि नहीं? या लोकतंत्र में कोई दूसरा थर्मामीटर है भैया? आशीष जी, जी सच्चाई ये है कि विकास कितना हुआ क्या नहीं हुआ वो मुद्दे कुछ अलग होते हैं, और चुनाव जीतने वाले मुद्दे कुछ और अलग होते हैं। दोनों एक चीज नहीं, दोनों में फर्क है। जो चुनावी मुद्दे होते हैं कई बार वो विकास के मुद्दों से अलग होते हैं, उनका प्रभाव कहीं ज्यादा होता है। और विकास के मुद्दे हमेशा जरूरी नहीं है कि वही आपको वोट जो है वो कन्वर्ट करा के दी। तो कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि जनता की नब्ज जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो विकास से ऊपर है। भैया आशीष भाई, मुझे वो तरीका बता दो, जनता के जनादेश की व्याख्या किस रूप में होगी? जिनको जनता ने नकार दिया वो लोग सही है ये मान ले, ऐसी व्याख्या कर सकते हैं क्या हम? आशीष जी, मैंने कहा ना जी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे कहीं ना कहीं जो जनता के से ज्यादा उससे जुड़े हुए होते हैं मुद्दे, मतलब उसकी भावनात्मक जो रीच होती है वो विकास के मुद्दे या विकास कार्यों से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे भावनात्मक मुद्दे होते हैं, ऐसी बहुत से चीजें होंगी जो विकास के एजेंडे से ऊपर होती, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया है, तो उनको सक्सेस मिला उस चीज पे, मेरे को दो राय नहीं। आशीष भाई, पीडीए भी वैसे भावनात्मक मुद्दा है, पीडीए कोई आर्थिक मुद्दा था नहीं, पीडीए भी वही इमोशनल प्राइड को अपलिफ्ट करने का, एक उछालने का सिक्का है। नहीं उछाला तो आपने भी, जो आप उछाल सकते वो आप उछाल रहे, जो भाजपा उछाल सकती भाजपा उछाल रही। नहीं, ये पीडीए ये कोई अर्थशास्त्र तो है नहीं, ये भी इमोशनल कार्ड है। आशीष जी, तो अब तो राजनीति उस तरफ जा रही है ना, तो आप भी वही कार्ड चल रहे हो ना, तो फिर तो निर्णय बराबर हो गया, आप भी उसी कुछ वैसे दाव चल रहे हो। नहीं हम ये पीडीए क्या है? ये पीडीए क्या है? ये पीडीए अर्थशास्त्र का मुद्दा है कि इमोशनल कार्ड है?
इमोशनल कर। कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो समाज में आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, ये उनके लिए उठाया गया मुद्दा। नहीं, आशीष जी की बात से मैं यहाँ सहमति जताऊंगा। एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी चले जाओ, पीडीए में शामिल एक वर्ग है, वो उसकी संपन्नता कहीं किसी से कम नहीं है। कैसे कह देंगे, कैसे मान लेंगे? हम तो जमीन की बात करते हैं, हमें ज्यादा लिखा पढ़ी तो आती नहीं। आशीष जी समझ रहे हैं? गाड़ी है, घोड़ा है, ट्रैक्टर है, राइफल है, बंदूक है, कोल्ड स्टोरेज है, स्कूल है, और क्या करेंगे? जो संपन्न होंगे, ऐसे तो सारे ही कास्ट में कुछ ना कुछ नहीं तो अपना हिसाब मत खाओ। आपने भी अपने हिसाब से, ठीक है, आपने अपने हिसाब से कार्ड खेला, दूसरे ने अपने हिसाब से खेला, कार्ड सब चल रहे हैं, फिर क्या समस्या है? अंततः फैसला तो जनता ही करेगी और उसी फैसले को सिर्फ झुका के मानना पड़ेगा। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है और आप लोगों ने देखा। अच्छा दोस्तों, आप लोग जो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। तो डिबेट में आप लोगों ने अभी देखा किस तरह से जो ये विपक्षी पार्टियां हैं जो बजट का जो है किस तरह से विरोध कर रही हैं। अगर कुछ अच्छी चीज़ भी होगी तो उस चीज़ का भी ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि इनको विरोध करना है सरकार का, है ना। और अभी देखा आपने तनवीर अहमद जो कांग्रेसी प्रवक्ता है किस तरह से बौखला जाते हैं। जब तर्कों पे जवाब नहीं होता है इनके पास तो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लेकिन वहीं अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा जो है तर्कों पे इनकी बोलती बंद कर देते हैं। और अभी देखा आप लोगों ने कि समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं मेजर साहब, ये जो है अफ़गानिस्तान को जो है उसकी बड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान शासन है, तालिबान जो है उसकी करेंसी जो है भारत से ज़्यादा है। तो उसका जो है जवाब बहुत अच्छी तरीके से अभी देखो जो ये बैठे हुए हैं जो अनुपम जी मिश्रा जी, इन्होंने दिया कि वहाँ पे जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता ही नहीं है तो करेंसी इनकी बढ़ेगी, है ना। क्योंकि इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं होता है, इसीलिए जो है हमेशा जो है ये डिबेट में एक्सपोज हो जाते हैं। और जो बजट आया उस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया कि अभी देखा आप लोगों ने किस तरह से कोरोना काल का ये लोग कोरोना टाइम में जो 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया उसका भी ये लोग विरोध मजाक बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा जो है विपक्षी पार्टियां करती हैं। उसके बाद जब चुनाव में हार जाती है तो ईवीएम को दोष देती हैं, है ना। अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया। दोस्तों आप लोगों को डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।